हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का 8वां पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा दी गई है। तो जो थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर है, इसे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और इस थ्योरी को प्लेजर पेन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग और थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का टाइप है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इस थ्योरी को हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है और इन्होंने इंटेलिजेंस के 8 टाइप दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीजनिंग एंड एनालाइजिंग आर रिलेटेड टू विच डोमेन ऑफ लर्निंग। तो आपको बताना है कि जो रीजनिंग है और एनालाइजिंग है, ये किस डोमेन ऑफ लर्निंग से जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले भी बात की है कि जो रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालाइजिंग है, थॉट है, ये सभी आपके कोग्निशन में आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following behavior is not a manifestation of emotional disturbance। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यवहार इमोशनल डिस्टरबेंस का एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब कि इमोशनल डिस्टरबेंस की अभिव्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो इमोशनल डिस्टरबेंस की अभिव्यक्ति नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी, ऑटिज्म। आपको याद रखना है कि जो ऑटिज्म है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें की ऑटिज्म होता है, ये लोग ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। और आपको याद रखना है कि इन्हें दूसरों से इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, डेलिक्वेंसी, बुलिंग नेचर और ट्रुएंसी, ये सभी आपके इमोशनल डिस्टरबेंस के एक्सप्रेशन हैं। अब यदि हम बात करें कि डेलिक्वेंसी का क्या मतलब होता है, तो डेलिक्वेंसी का मतलब है कि जब कोई बच्चा, कोई माइनर बच्चा, ठीक है, मतलब कि जिसकी एज 18 साल से कम हो, यदि वो बच्चा कोई लॉ ब्रेकिंग एक्टिविटी करता है, लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर शो करता है, तो उसको हम डेलिक्वेंट कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं। और बुलिंग तो आपको पता ही है कि क्या होती है, ठीक है। और जो ट्रुएंसी है, इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो बिना परमिशन के अब्सेंट रहना शुरू कर देते हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं वो बिना किसी की परमिशन से स्कूल से एब्सेंट रहना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को हम ट्रुएंसी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। Next question is, adolescence is a period of great stress and strain, storm and strife is said by। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, that adolescence is a period of great stress and strain, storm and strife, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसे स्टैनले हॉल ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टैनले हॉल। तो आपको याद रखना है कि जो स्टैनले हॉल है, इन्होंने कहा है कि जो अडोलसेंस पीरियड है, यह तूफान एवं तनाव का पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी। तो आपको बताना है कि ये जो किताब है, द स्कूल एंड सोसाइटी, इसके ऑथर कौन है। तो यह बुक जॉन डीवी ने लिखी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक के ऑथर हैं जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे। यदि हम बात करें कि जीन पियाजे के थॉट और लैंग्वेज पर क्या विचार रहे हैं, तो इनका मानना है कि पहले थॉट आते हैं और उसके बाद आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। Next question is, a student was solving the mathematical problems and got puzzled with one. After devoting some time in thinking about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It is learning through।
तो पूछा गया है कि कोई स्टूडेंट है जो कि मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और ऐसे सॉल्व करते करते वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गया है, पजल हो गया है। तो उसने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में काफी देर सोचा, उसके बारे में काफी ज्यादा सोच विचार किए कि उसको सॉल्यूशन मिल जाए। फिर क्या होता है, अचानक से उसे कोई क्लू मिलता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो आपको बताना है कि इसको हम कैसी लर्निंग कहेंगे। तो हमने पहले भी बात की थी कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सडनली मिलता है, अचानक से मिलता है, तो इसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इनसाइट। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो कोहलर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोडायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो साइकोडायग्नोस्टिक है ये किसका पार्ट है। तो यदि हम बात करें साइकोडायग्नोस्टिक की, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं। मतलब कि जो साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यदि हम बात करें कि साइकोडायग्नोस्टिक किसका पार्ट है, तो जो साइकोडायग्नोस्टिक है ये मुख्य रूप से क्लिनिकल मेथड का पार्ट है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, इलनेस को पता करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है दैट इन टर्म्स ऑफ असेसिंग साइकोलॉजिकल कंडीशंस, जो साइकोडायग्नोस्टिक है इसे हम साइकोलॉजिकल मेथड से भी जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये मुख्यतः क्लिनिकल मेथड का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्लिनिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि इंटेलिजेंस की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो यह थ्योरी थ्रस्टन के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, थ्रस्टन। यदि हम बात करें थ्रस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की, तो इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है और ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है spatial ability, perceptual ability, numerical ability, verbal ability, word fluency, memory और reasoning. Next question is intelligence involved in understanding behavior of others is। तो आपको बताना है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस है जहां पर हम दूसरों के बिहेवियर को समझ पाते हैं। तो जो आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर हम दूसरों के बिहेवियर्स को, उनके मूड को समझ पाते हैं, उन्हें जान पाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा यदि हम बात करें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो स्वयं को जान पाता है, खुद को जान पाता है। तो आपको याद रखना है कि जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो स्वयं को जान पाते हैं, और जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है यहाँ पर हम दूसरों की फीलिंग्स को, उनके मूड को, उनके बिहेवियर को समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एमनेशिया रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि जो एमनेशिया है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मेमोरी लॉस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्रॉयड। तो आपको बताना है कि जो फ्रॉयड है इन्होंने कौन सा स्कूल फाउंड किया है। तो जो फ्रॉयड है इन्होंने साइकोएनालिसिस को फाउंड किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, साइकोएनालिसिस। तो आपको याद रखना है कि जो सिगमंड फ्रॉयड हैं इन्हें फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि नो डिफरेंस की हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस। अब यदि हम बात करें नल हाइपोथेसिस की, सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट अज्यूम्स नो इफेक्ट, no differences or no relationship between variables in a statistical hypothesis test। मतलब कि जो नल हाइपोथेसिस है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये अज्यूम करती है कि जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स बिटवीन स्टूडेंट हु स्टडी विद अ ट्यूटर एंड दोज हु स्टडी इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर आपको नल हाइपोथेसिस का एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे बच्चे जो कि किसी ट्यूटर के साथ पढ़े हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने की इंडिपेंडेंटली पढ़ाई की है, स्टडी की है, उन दोनों बच्चों के जो टेस्ट स्कोर हैं
उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है, आपका एक नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। अब ये जो नल हाइपोथेसिस होती है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करती है, जिसका यह गोल होता है कि हमें ऐसे एविडेंस कलेक्ट करने हैं जो कि इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या फिर वो इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में हो। मतलब कि वो इस चीज के फेवर में हो कि यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ा है, कोई डिफरेंस है। अब यदि हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझें, तो ये जो हमने नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल लिया है, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगा। अब यहाँ पर हमारा गोल रहेगा कि हम ऐसे एविडेंस कलेक्ट करें जो या तो इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करें, ठीक है, मतलब कि ये जो नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करें, या तो फिर ये जो एविडेंसेस हो ये इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में हो। अब यदि हम बात करें कि इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, तो इसकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो बोलेगी कि जो स्टूडेंट किसी ट्यूटर के साथ पढ़े हैं और जो स्टूडेंट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली स्टडी की है, उन दोनों के जो टेस्ट स्कोर हैं वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारे एविडेंस है, या तो वो उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या तो वो फिर उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में होंगे। तो आपको याद रखना है कि ऐसे हाइपोथेसिस जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूजन आर रॉन्ग। तो जो इल्यूजन्स होते हैं ये हमारी रॉन्ग परसेप्शंस होती हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इल्यूजन्स आर रॉन्ग परसेप्शंस। तो आपको याद रखना है कि जो इल्यूजन्स होते हैं ये हमारे ऐसे परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि रियलिटी से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दैट इल्यूजन्स आर रॉन्ग परसेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pavlov belong to which country? तो जो Pavlov है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रशिया। इसी के साथ इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो इवान Pavlov हैं इन्होंने लर्निंग थ्रू एसोसिएशन की बात की है और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग्स। तो आपको बताना है कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अपने क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं जो कि उन्होंने डॉग्स पर किए हैं। तो हम जानते हैं कि जो इवान Pavlov हैं इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है और यहाँ पर इन्होंने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इवान Pavlov। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको बताना है कि किसी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसको कि हम मैनिपुलेट करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ऐसे वेरिएबल जिन्हें की मेजर किया जाता है उन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया। तो आपको बताना है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल फोबिया को ट्रीट करने में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये एक एक्सपोजर थेरेपी है जिसका इस्तेमाल फोबिया को, एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी है इसे जोसेफ वोल्फ के द्वारा डेवलप किया गया था और यह थेरेपी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है और इसके इस्तेमाल से हम फोबिया को, एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज आइटम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर दोज। तो आपको बताना है कि किसी लिस्ट में वो कौन सी आइटम्स होती हैं जो कि हम ज्यादातर भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि किसी लंबी लिस्ट के मिडल में जो चीजें होती हैं हम उन्हें अक्सर भूल जाते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एट द मिडल ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट। तो यहाँ पर हम सीरियल पोजीशन इफेक्ट की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट है बोलता है कि हमें किसी लंबी लिस्ट में अक्सर जो स्टार्टिंग की चीजें होती हैं और लास्ट की चीजें होती हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं एज कम्पेयर टू द आइटम जो कि लिस्ट के बीच में होती है। तो आपको याद रखना है कि किसी लंबी लिस्ट के बीच में जो चीजें होती हैं हम उन्हें अक्सर भूल जाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।